मायशा खान कौन डाल लेकर आया इस पर शराब। जेबी चलो मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना चलो। चलो। किस तरह बात कर रहे हो उससे? बीवी है तुम्हारी? बीवी है जब तो ये कह रहा हूँ चलो। क्यों जाऊँ आपके साथ? बेइज्जत होने के लिए या मारपीट के लिए? आपने कहा मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? आके मेरे सामने क्यों हाथ उठा दो? जाना हो क्या? इससे कह दे तरह मेरे साथ चले वरना क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप? जबरदस्ती ले जाऊंगा और देखता हूँ कौन आता है बीच में। चलो चलो मेरे साथ। देखिए आप बीच से हट जाए। ये हम दोनों का मामला, आप फट जाए। ये तुम दोनों का मामला नहीं है, समझे तुम? क्या समझते हो तुम? जब जी चाहे आए मारपीट कर ली उसके साथ। आप सबके तो तेवर ही बदल गए। कान खोलकर सुन ले, मैं कानूनी तौर पर इसका मियां हूं, जब चाहूं इसे ले जा सकता हूं। बीवी है मेरी। चलो। देखो महमूद, इस वक्त तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम इसको नहीं ले जा सकते। चले जाओ यहाँ से फौरन। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा, इसे साथ लेकर जाऊंगा। क्या खड़ी देख रही हो? चलो। मैंने कहा है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपका रिश्ता भी कोई रिश्ता होता है। अगर तुम चाहती हो कि पूरा मोहल्ला ये तुम्हारा तमाशा देखे तो ठीक है, खींच के जबरदस्ती ले जाऊंगा तुम। चलो आप थोड़े चलो इसे अंदर कैसे आ तुम? देखो एक दफा तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर ली है, बार बार नहीं करूंगा मैं। दोबारा हाथ उठाने का सोचना भी नहीं, इस दफा तुम्हारी जान ले लूंगा। केस कर दूंगा आप सब पे। जबरदस्ती पकड़ के रखा है मेरी बीवी को। ये धमकियां किसी और को जाके देना। चल रही हो तुम? मैंने कह दिया मैं उस घर में वापस अब कभी नहीं जाऊंगी। देख लूंगा तुम सबको, तुम्हें भी देख लूंगा, देख लूंगा मैं। आपको चाहिए था आप फारूक को पुलिस के हवाले करते ताकि वो सबा के कत्ल के बारे में पूछते उससे। आपने उसका इलाज शुरू कर दिया। तो और क्या करती? वैसे ये भी किस्मत है कि वो खुद हमारे सामने आ गया, वरना हम तो उसे पता नहीं कब तक ढूंढते रहते। इतना बड़ा मरहला तय हो गया। देखो बस जरा सा इंतजार कर लो, वो जरा ठीक हो जाए और बोलने के काबिल हो जाए फिर। पापा मुझे शख्स से कोई हमदर्दी नहीं है, उसकी वजह से मेरी बहन की जान गई है। उसका इससे भी बुरा हशर होना चाहिए। एक बात मंजूर, सबा का शौहर होने के अलावा हमारा मरीज भी है, हमें उसका ख्याल करना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं होगा। आप मुझे उससे एक बार मिलकर बात तो करने दें, शायद कुछ पता चल जाए। देखो मैं नहीं चाहती कि वो वक्त से पहले खबरदार हो जाए। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तुम्हारे दिमाग में बात नहीं आती, पता नहीं। फिर क्या करना चाहिए? हम चुप बैठे रहें, उसके सेहतयाब होने का इंतजार करें ताकि वो फिर गायब हो जाए। सबा की मौत का राज ही रहे। इसी जज्बातीपन की वजह से मैंने अभी तक जेबी को भी नहीं बताया। वो भी आकर अपनी बेवकूफी की बातें करने लगेगी। ये मामला पुलिस के सामने जाना चाहिए ताकि दोबारा तहकीकात शुरू हो। 7 बरस के बाद तहकीकात अचानक नहीं शुरू हो सकती। हमारे पास न कोई सबूत है, न कोई गवाह है। तुम्हारी तो अकल में ही आता। काश सबा बाजी खुद आकर गवाही दे सकती। देखो हकीकत की दुनिया में ऐसी बातें नहीं होती, और वैसे भी ऐसी गवाही की कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। मैंने अभी तक अम्मी को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन आप जेबी को तो कुछ बता दें प्लीज। शायद उसके जहन में कुछ हो, शायद वो कुछ कर सके। हाँ जेबी को मैं बता दूंगी। उसे तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि जो शख्स फारूक को लेकर आया है उसका अपना भाई। मैं तो महमूद को इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो डर गई थी जब जुनूनी लग रहा था। ये टेलीफोन घर में किस लिए? स्टोर पे मुझे एक कॉल करती, मैं आ जाता, फिर ये ड्रामेबाजी कभी ना होती। वो अली आ गया था, उसने मामले को संभाल लिया, वरना तो हम मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल न रहते। क्यों? क्या मोहल्ले वाले हमें जानते नहीं है? एक अरसे से हम यहाँ रह रहे हैं, वो हमारे ही साथ देते। जग हंसाई तो होती ना बेटा, लोगों को एक मौजू मिल जाता हंसने के लिए, खूब नमक मिर्च लगाई जाती। वैसे भी जब से तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन हुआ है, वो पड़ोस वाली आंटी हमसे जली रहती हैं, फजूल की दुश्मन हो गई है हमारी। मैं तो पहले ही कहता था
कि मुझे महमूद पर केस करने दो, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उसे खुद ही सुलझाओगे। अदालत में जाकर बात करता तो होश ठिकाने आ जाते साहबजादे के। हाँ हाँ, आप तो अखबार में छपवा दें पूरी कहानी। मैं ये सोच सोच के हलकान भी जा रही हूँ कि कैसे छुपाऊं लोगों से, और आपने के मामले को अदालत में लिए चले जा रहे हैं। भाई अगर उसने ये हरकत दोबारा की और जबरदस्ती घर में दाखिल हो गया तो तुम लोग क्या करोगे? मैं चौकीदार बन के बैठा रहूं घर में? मुझे ऐसी बातों से बहुत डर लगता है। अम्मा आप उनको फोन करके मना क्यों नहीं कर देती हैं कि वो आइंदा यहाँ नहीं आया करे? पागल हुई है क्या? मैं कैसे मना कर दूं उसको? उसकी बीवी यहाँ रहती है, उसका हक है यहाँ आने का। अगर उसकी बीवी इस घर में ना रहे तो क्या मतलब है? क्या तुम दोबारा सिफत आपा के पास जाना चाह रही हो? मैं उसकी बीवी हूँ और मैं इस घर में रहती हूँ, इसलिए वो यहाँ आके हंगामा करता है ना। अगर मैं उसकी बीवी ना रहूं फिर वो किस रिश्ते से यहाँ आएगा? जेबी, बेटा तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। मैं अब उस घर में वापस कभी भी नहीं जाऊंगी। बेटा, वो शौहर तो है तुम्हारा, अब कुछ भी हो ये रिश्ता तो कायम है ना। इस रिश्ते ने मुझे क्या किया अम्मा? मारपीट, बेइज्जती, कुछ और कहने की जरूरत रह गई है अब? मुझे महमूद से अलहदगी चाहिए, हमेशा के लिए। ये धोखा है आली, ये पूरे का पूरा धोखा है। तूने कहा था बागीचे में बैठ के फल खाएंगे, अभी क्लिनिक में क्यों लेके जा रहे हैं मेरे को? मैं पता नहीं है, किसी बीमार की खिदमत करना कितने बड़े सवाब की बात है। मेरे को भी आधे सर का दर्द रहता है, ये सवाब तू मेरी खिदमत करके भी कमा सकता है। अभी जरा एक तेल है। अगर तूने मुझे ज्यादा तंग किया ना तो मैं किसी नर्स से कह के तुम्हारे जिसमें 4-5 बोतलें खून की निकलवा लूंगा। हाँ, किसी गरीब का भलाई हो जाएगा इसी चक्कर में। ये भला तू खुद क्यों नहीं कर देता है? वो अगर मेरे जिस्म में से 2-4 बोतलें खून की निकलेंगी ना तो तेरे जिस्म में से 2-4 ड्रम निकल आएंगे। तो ऐसा कर कि तू अपनी किडनी डोनेट कर दे। इंसान एक गुर्दे पे भी जी सकता है। ये आखिर तू चाहता क्या है? मेरे टुकड़े करने के मंसूबे क्यों बना रहा है? अभी तो मेरे शेरे के फूल भी नहीं खिले यार। तेरे शेरे के फूल मुरझा गए हुए हैं। अभी तो अंदर चलता है, मैं स्ट्रेचर पे लेकर जाऊँ। मैं नहीं जाऊंगा यार। तुम्हारा बाप भी जाएगा, चलो। मैं अब जिंदा रहना चाहती हूँ सबा। जिंदा तो मैं भी रहना चाहती थी जेबी, लेकिन इतना बड़ा फैसला करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मुझे तुम में अपना अंजाम नजर आ रहा है, मुझे तो हिम्मत करनी ही थी। लेकिन जेबी, तुम्हारे अम्मी अब्बू के लिए तो ये बात कबूल करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, और तुम्हारे लिए भी। पता है, जब मैं अकेले बैठकर सोचती हूँ तो मुझे वो लम्हे याद आ जाते हैं जब महमूद ने मुस्कुरा के प्यार से मुझसे बात की थी। मैं उसकी सारी ज्यादतियां भूलने लगती हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने आप से लड़के खुद को बहुत मजबूत करना पड़ता है। एक बात कहूँ जेबी, तुम सोचने के लिए और वक्त ले लो, बाद में कुछ नहीं हो सकेगा। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं समझौते के लिए आखिरी हद तक गई हूँ। अगर अब कुछ नहीं बचा सबा, इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सब कुछ बर्दाश्त किया है, सब कुछ सहा है, और सिर्फ एक कागज के टुकड़े से ही खत्म हो सकता है। नहीं जेबी, रिश्ते कभी भी अचानक से नहीं खत्म होते, बार बार चोट पड़ने से कमजोर पड़ जाते हैं। जब पहली मरतबा महमूद ने मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे यकीन नहीं आया था, मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी, और मैं यही सोचती थी कि शायद सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो हाथ एक बार रुकता है वो कभी नहीं रुकता। बच्चे की खातिर वापस चली गई,
لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جو آدمی اچھا شوہر ہی نہیں بن سکتا وہ اچھا باپ کہاں سے بنے گا؟ اگر زیبی یہ علیحدگی کا فیصلہ صرف تمہارا ہے، اگر محمود نہیں مانا تو؟ وہ مانے یا نہ مانے، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے زیبی، جو تم ٹھیک سمجھو۔ زندہ دلوں ستوتا، میں اس مریض سے ملنا چاہتا تھا۔ کیسا ہے وہ اب؟ اس کا علاج ہو رہا ہے۔ کون سے اسپتال میں؟ دیکھو، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا وہاں جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ سمجھ، اس کو ہیروئن کے نشے کی عادت ہے۔ یہ عادت اس کی چھوٹ سکتی ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ مجھے تو نہیں لگتا اس دنیا میں اس کا کوئی ہے بھی، میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ اس کا نام فاروق ہے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ نشے کی عادت علاج سے ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بیماری کچھ اور ہے۔ کیا؟ اس کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کا ایکس رے دیکھا تھا، پانی بھر گیا ہے۔ خیر ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں۔ اور اس سب کا خرچہ؟ تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں، وہ سرکاری اسپتال میں ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے لاوارث مر جاتے ہوں گے، ان کے گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا۔ انسان جو کچھ کرتا ہے دنیا میں اس کے سامنے آ جاتا ہے، قیامت کے دن کوئی اور سزا ملے گی۔ لیکن بعض دفعہ بے گناہوں کو بھی تو سزا مل جاتی ہے۔ ہاں یہ بھی تم ٹھیک کہتے ہو کہ بعض دفعہ انسان کو ان جرموں کی سزا ملتی ہے جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں ہوتے ہیں، لیکن کس خاموشی سے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ ارے آپ آ گئے؟ آپ کا تو کافی دیر سے انتظار ہو رہا ہے۔ یعنی کہ میرا انتظار ہو رہا تھا؟ بس ابھی پہنچا ہوں۔ ہاں وہ مریض بھی پہنچ گئے۔ اچھا اس کو میرا سلام بول دیجیے۔ ویسے صفت آپا نے کہا تھا کہ آپ کافی صحت مند ہوں گے، مجھے تو آپ بہت کمزور دکھ رہے ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ آپ کو شاید پتا نہیں ہے، میں چلتی ہوئی گاڑی کو اپنے ساتھ سے روک سکتا ہوں اور پہاڑی بکرے کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے نا چھت پہ دوڑ لگا سکتا ہوں۔ یاد نہیں ہے؟ فولاد ہے فولاد۔ ٹوٹ گئے، قسم مولا کی ٹوٹ گئی۔ ٹوٹی نہیں ہے؟ نہیں یہ ٹوٹ گئی۔ خیر یہ پی لیں۔ یہ کیا ہے؟ گلوکوز۔ اچھا یعنی کہ کھانے پینے کا بھی انتظام ہے؟ کھانا میں گھر سے لے کر آتی ہوں، اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اچھا کیا پکایا آج آپ نے؟ کریلے گوشت۔ چلے پھر بسم اللہ کریں، دسترخوان کا ہے۔ کھانا بعد میں کھائیں گے۔ بعد میں؟ ہاں کام کے بعد۔ آپ تیار ہیں نا؟ ہاں میں تو تیار ہوں، وہ میرا دوست اندر گیا، وہ آ جائے تو پھر اس کے بعد۔ ہاں آپ کے دوست کے آنے تک تو آپ فارغ بھی ہو جائیں گے۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، تکلیف نہیں ہوگی۔ ارے بھائی آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ نہیں گھبرا نہیں رہا ہوں میں، وہ تھوڑا چکر آگے لیتے ہیں۔ چکر؟ ابھی تو میرے خون کی ایک بوند بھی نہیں لی ہے، آپ چکر آ رہے ہیں، جب 2 بوتلیں نکلیں گی تو کیا؟ 2 بوتلیں؟ یہ 2 بوتلیں کہاں سے نکلیں گی؟ بھائی آپ کے جسم سے خون کی مٹی کا تیل تو نکلنے سے رہا۔ ارے بتاؤ امی، صوفیہ علی کوئی تو ہے؟ دیکھیے آپ گھبرائے نہیں، آپ خون دینے نہیں آئے کیا؟ ارے میری تو ٹانگیں بھی جواب دے گئی۔ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ آپ کی غلط فہمی میں تو میرا سویا ہو جاتا نا، علی تیرے کو چھوڑوں گا نہیں، جانے کس بات کا بدلا لیا میرے سے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجھے صدت آپا نے بلوایا تھا بلڈ دینے کے لیے۔ تو یہ کون ہے؟ پڑ گئی ہے اس کے بال تو دیکھ لے، یہاں سے یہاں تک چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ عدالت کا نوٹس ہے محمود کی طرف سے، ہم پر الزام ہے کہ ہم نے زیبی کو زبردستی روکا ہوا ہے اور اس سے واپس نہیں بھیج رہے۔ اور اس میں یہ نہیں لکھا کہ اس کی اپنی حرکتیں کیا ہیں، اس نے زیبی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور وہ یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہ رہی، یہ نہیں لکھا اس کے اندر۔ یہ ساری باتیں عدالت میں جا کر ہوں گی، نوٹس میں یہ سب کچھ نہیں لکھا جاتا ہے۔ مجھے اور تمہیں جانا ہے، نوٹس ہم دونوں کے نام ہے۔ مجھے بھی جانا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالی جائے گی، ان معاملات میں یہی ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں آگے جا کے وہ کیا کرے گا۔ ابھی عدالت میں جائیں گے تو ان سب باتوں کو پتہ چل جائے گا۔ اب تو ہمیں وہاں پر جا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں ایسا موقع ہی نہیں آنے دوں گی کہ آپ دونوں کو عدالت جانا پڑے۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں
जिसे जबरदस्ती रोक लिया गया हो। मैं अपनी मर्जी से रुकी नहीं हूँ। हम इतने कमजोर नहीं है जो एक नोटिस से डर जाएंगे। जो भी होगा संभाल लेंगे, और तुम्हें भी ज्यादा फिक्र करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ेबी, बेटा ये तो होना था, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कब जाना है कोर्ट? अगले महीने की 20 तारीख को। अभी बहुत दिन पड़े हैं। अल्लाह ने चाहा तो किसी अच्छे वकील का इंतजाम हो जाएगा और वो सब मामला संभाल लेगा। अगर मैं कोर्ट में जाकर ये कह दूं कि मैं अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के घर में रुकी हुई थी और महमूद की सारी ज्यादतियां बता दूं, तो ये केस तो यहीं रुक जाएगा ना? हाँ, लेकिन उसे अंदाजा है कि तुम अदालत में नहीं जाओगी। ज़ेबी को अदालत में जाना भी नहीं चाहिए। हमारे खानदान की कोई लड़की आज तक अदालत के कटहरे में जाकर खड़ी नहीं हुई। अम्मा, शायद मुझे ये रवायत तोड़नी पड़े ना। जो होने वाला होता है उसे तो कोई नहीं रोक सकता ना। सब सही हो जाएगा, प्लीज रखो। हालांकि हमारा प्रोफेशन है, लेकिन मैं हर आने वाले मर्द या औरत से ये जरूर कहती हूँ कि एक बार फिर सोच। मैंने बार बार सोचा है, अब सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला के उनसे बात भी कर सकती हूँ। अगर कॉम्प्रोमाइज की कोई सूरत निकल आए तो। ये शादी अब तक सिर्फ समझौते के सहारे पे तो चल रही थी, वरना तब की खत्म हो चुकी होती। कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी माँ की खामोशी बता रही कि उन्हें भी कितनी तकलीफ हो रही है। क्या तुम्हारे इस फैसले में उनकी मर्जी शामिल है? मर्जी तो यही थी कि ऐसा ना होता, लेकिन बाज दफा इंसान की हर कोशिश बेअसर हो जाती है। मेरी बेटी इन हालात की जिम्मेदार नहीं है। इसको जरूर इसके सब्र का फल मिलेगा। आखिर अल्लाह भी देख रहा है। यहाँ साइन कर दो। मेरी दुआ है कि फैसला तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो। ज़ेबी, संभालो। इस फैसले के बाद तो बड़े बड़े मजबूत लोगों को मैंने हिम्मत हारते देखा है। ये तो फिर भी बच्ची है। तलाक के कागजात प्रिपेयर होने में कुछ वक्त लगेगा जी। उससे पहले मुझे आपसे कुछ जरूरी मालूमात करनी है। जरूर। आयशा, बेटा एक गिलास पानी तो ला के दो मुझे। क्या गर्मी है। सलमा, बात सुनो बेटा, जल्दी आओ। अरे जल्दी से आओ ना। इधर इधर हाथ लाओ। ये पकड़ो, एहतियात से रखो इसे। ज़ेबी तुम्हारे कमरे में सोती है ना, जब वो सो जाए तो चुपके से उसके तकिए के नीचे रख देना, उसे पता ना चले। अच्छा है क्या है? ओहो, ताबीज़े खोलो मत। उन्होंने कहा था तासीर खत्म हो जाती है खोलने से। अरे भाई, रुकैया ने मुझसे कहा कि रशीदा, तुम्हारी ज़ेबी के मसले का हल झंडे वाले बाबा के पास है। वो बहुत सारी लड़कियों की जिंदगियां बना चुके हैं। आपका मतलब है कि आप झंडे वाले बाबा के पास गए ज़ेबी के लिए तावीज लेने ताकि उसकी जिंदगी बन जाए, यही मतलब है ना आपका? हाँ हाँ, यही मतलब है। क्या फारसी बोल रही हूँ मैं? सच्ची बात है, रुकैया ने मेरी बड़ी हिम्मत बंधाई। और झंडे वाले बाबा कह रहे हैं, माई तेरा दामाद तेरी बेटी के कदमों में गिर जाएगा और झगड़ा फसाद बिल्कुल खत्म। और पैसे कितने देकर आई आप, ये भी बता दें। अरे भाई, वो पैसे नहीं लेते, मना कर रहे थे। रुकैया कहने लगी गले में कुछ डाल दो, 100 रुपए डाल के आ गए। लेकिन हाँ, जब मेरा काम हो जाएगा
तो फिर जोड़ा, मिठाई, फल फूल वो सब देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो सुबह से आप झंडे वाले बाबा के पास थी और ये सारा काम मुझ पे डाल दिया। वो जो आलू कुछ बनाने के लिए कहा था ना, वो जल चुका है और ये दाल अब मुझसे नहीं चुनी जाती है। इधर दो पागल। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह के चक्रों में पड़ जाएंगे। अगर महमूद भाई जेबी को मारते पीटते रहे और अब जेबी घर वापस नहीं जाना चाह रही तो उसमें कोई बाबा क्या कर लेगा? पैसे कमाने के धंधे होते हैं सब, और कुछ नहीं होता है बेटा। आजमाने में हर्जी क्या है? फिर देखो, इन बुजुर्गों की दुआ में बड़ी तासीर होती है। इन बाबा ने तो ऐसे दिल से दुआ दी कि मैं क्या बताऊं। और बाकी जो कसर है उससे पूरी हो जाएगी। रुकैया कह रही थी कि 16 आने पक्का काम होगा। जिंदगी भर तो रुकैया खाला से कभी आपकी बंदी नहीं, एकदम से आपकी इतनी बड़ी हमदर्द हो गई। वो जरूर उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा होगा इसमें, तभी इतनी हिमायत कर रही थी उनकी। आयशा बात सुनो, इधर क्या है? बात सुनो। देखो, तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे भाई को कानों कान खबर न इस बात की, समझ गए? ये तुम खोल क्यों रही हो उसको? मत खोलो उसको, मुझे दे, मुझे दे, मैं खुद रख दूंगी भाई, मैं खुद रख दूंगी, मुझे दो। इसके अंदर सादा कागज है, कुछ भी नहीं। बेवकूफ बनाया उन्होंने आपको। ओफो, उन्होंने कहा था खोलना नहीं, सारा असर जाता रहेगा। वही हुआ ना, सारे अल्फाज घुल गए। सलमा, कभी तो मेरा कोई काम न करके देना। अच्छा अल्लाह, मैं अपनी बच्ची की फिक्र में मरी जा रही हूँ, तुम लोगों को जरा एहसास नहीं। अम्मी, जेबी हमारी भी तो बहन है ना, मुश्किल दिन है, गुजर जाएंगे। हालात एक जैसे तो नहीं रहते हैं ना। हाँ, क्यों इतना परेशान होती हैं? हाँ अच्छा रोए तो नहीं? और पानी डाल दो, चाय बना दो। वालेकुम। मिस्टर मैम कौन है? जी मैं हूँ। आपके रिश्ते तलाक चाहिए, इसकी ये हिम्मत। सलमा, मेरी वो तस्वीर कहाँ है जहाँ मैं सर पे मटका उठाई हुई हूँ, हाथ में गन्ना पकड़ी हुई हूँ? मुझे क्या पता? तो और कैसे पता होगा? जहाँ तुमने अपनी मंगनी की तस्वीरें छुपाई है वहीं पे रखी होगी। ला बड़ी अलमारी की चाबी। आयशा चुप कर जाओ, वरना मैं चाटा लगा दूंगी। और खबरदार जो आइंदा तुमने मंगनी का नाम भी लिया। एक तो हर एक का अपना गुस्सा मुझ पे ही उतारना होता है। मेरी मिलनी हो तुम लोगों को, जिंदगी मुश्किल कर दी है मेरी। चाबी निकाल। ऐसे देखो, अली हो गई। नहीं, अली नहीं हो सकता। देवी को चाबी तो बस मैंने आप लोग को सब ये लो, जो कुछ कहा था सब ले आया, बदमाशी नहीं करना। और क्या चाल? बिल्कुल ठीक था। आओ अंदर आओ। बेटा गाड़ी कुछ खाने को लाती हूँ। खीर ले आना सलमा क्या? अदरा तुम चाय पियोगी? जो इल्जाम तुम पर लगाए गए हैं उनमें मारपीट और तशद्दुद का इल्जाम भी शामिल है। तो क्या इसलिए क्या तलाक हो जाती है? हाँ, इस बात पे औरत को तलाक मिल सकती है, बड़ी मजबूत वजह है। वो अदालत में जाएगी, कहेगी क्या? अगर मैं इनकार कर दूं तो उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं होगा। जाहिर है इनकार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना उसे तलाक भी मिल जाएगी और तुम सीधे जेल चले जाओगे। अच्छा महमूद, ये बताओ कि इसमें जो इल्जाम तुम पर लगाए हैं क्या ये दुरुस्त है? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई। अगर उसने जो इल्जाम तुम पर लगाए हैं वो दुरुस्त है और तुम वाकई उसके साथ ज्यादती कर रहे हो तो हम समझौते की कोई राह। अगर मैं इनकार कर दूं तो उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं होगा। जाहिर है इनकार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना उसे तलाक भी मिल जाएगी और तुम सीधे जेल चले जाओगे। अच्छा महमूद, ये बताओ कि इसमें जो इल्जाम तुम पर लगाए हैं क्या ये दुरुस्त है? इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई। अगर उसने जो इल्जाम तुम पर लगाए हैं वो दुरुस्त है और तुम वाकई उसके साथ ज्यादती कर रहे हो तो हम समझौते की कोई राह निकाल लेते हैं। मैंने उससे बात की थी, वो किसी समझौते के लिए राजी नहीं है। इसका मतलब है उसका एतबार तुम पर से बिल्कुल उठ गया है। अगर तुम कहो तो तुम दोनों को दफ्तर में बुलवा कर कोई रिकंसिलिएशन। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। उसने तलाक को खेल समझा हुआ। ठीक है, उसे ये मजा चख लेने दीजिए।
उसके पूरे खानदान का मिजाज दुरुस्त कर दूंगा मैं। कैसे लेती है तलाक, देखता हूं मैं। इसका मतलब है तुम उसे तलाक नहीं देना चाहते? मैं ये केस इतना लंबा खींचूंगा कि उसका पूरा खानदान कोई काम करने के लिए काबिल ही नहीं रहेगा। अदालतों की पेशियां भुगतते भुगतते उनकी जिंदगी अजाब में आ जाएगी। सोच लो, ये तुम्हारे गुस्से का फैसला है, एक दफा फिर सोचो। गुस्से का फैसला हो या प्यार का, मैंने सोच लिया। मुझे सिर्फ आप ये बताइए, उससे तलाक तो नहीं हो जाएगी और मैं मुंह देखता रह जाऊं? देखो, उससे तलाक मिल भी सकती है अगर तुमने निकाह के वक्त उसे हक के तलाक दिया है। हक के तलाक क्या? हक के तलाक निकाहनामे में एक लाइन होती है जो मर्द की तरफ से औरत को यह हक दिया जाता है कि वो उसे किसी भी वक्त तलाक दे सकती है। ठीक है, मगर आमतौर पर इस लाइन को काट कर औरत को उसके बड़े हक से महरूम कर दिया जाता है। क्या तुमने वो लाइन काट दी थी? हाँ, वो लाइन तो काट दी है मैंने। फिर ये मुकदमा लंबा चलेगा और जितना लंबा तुम कहोगे उतना लंबा खींचेगा, क्योंकि निकाह के वक्त अपने वो एक बहुत बड़े हक से महरूम हो चुकी है। वकील साहब प्लीज ये केस बनाए, देखता हूँ कैसे लेती है तलाक। आई विल डू इट। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें खून की बहुत कमी हो गई है, खाने पीने में एहतियात करना, लेकिन तुम पे तो कोई असर ही नहीं। मैं तुम्हारी अम्मा से कहूंगी। अच्छा नाराज मत हो, आई एम सॉरी। अच्छा, आज से मैं यखनी भी पीऊंगी, विटामिन भी खाऊंगी और फल भी खा लूंगी। बस आप अम्मा से मत कहिएगा। तुम्हें मेरे पास हर दूसरे दिन आना था, आज 5 दिन हो गए, शिकायत कैसे ना करूं। बहरहाल चलो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगी। मैं चली जाऊंगी, आपको दूर पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ तुम किसी से मिलो, मेरे साथ चलो। और देखो ये डिब्बा उठा लेना, ये कोई मरीज सेहतियाब होकर गया था, वो छोड़ गया। मैंने सोचा बच्चों को अस्पताल में दे दूंगी। आ जाओ। मुझे तुम इतनी दूर से लेकर आए हो, खुद यहाँ पर बंदर की तरह दरख्त पे चढ़ गए हो। यार मेरे को एक बात करनी थी तेरे से। क्या? मेरे को ना मोहब्बत हो गई है। यार अब ऐसा कर, तू जाके उसको सब कुछ बता दे, कुछ ना छुपा। पानी सर से गुजर चुका है मेरे दोस्त। सूफिया को ये सब कुछ मालूम है और तुम मुझे ये बताने के लिए इतनी दूर से चलाते हुए लेकर आए थे। मैं समझा पता नहीं क्या कयामत आ गई है। भाई मैं झोपिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी हिना है ना, क्लिनिक वाली हिना। ये इधर उधर क्या देख रहे हो? आजकल दीवारों के भी कान होते हैं, तेरे को नहीं पता है? ये क्या है? ये टहनी है, ये दूसरी टहनी है, ये तीसरी टहनी है, दीवार का है। किसी प्यारी नर्स है यार, चश्मा भी लगाती है। ये तुम इंसान हो या कद्दू? मुझे बताओ, तुम्हें मोहब्बत क्यों हो गई है? कल तक तो तुम सूफिया से इश्क था तुम्हें। ये वो तो मेरी भूल थी। मैंने तो बचपन से एक चश्मे वाली लड़की के ख्वाब देखे थे, ताकि कभी मैं उसका चश्मा लगा लूं, कभी वो मेरा चश्मा लगा ले। कभी तुम उसके सर का दर्द हो, कभी वो तुम्हारे सर का दर्द हो। चश्मे से इश्क का क्या ताल्लुक है? चश्मे से नहीं तो करेले गोश्त से तो जरूर है। इतने मजे का पकाती है यार, उस दिन मैं तो 2-4 रोटियां खा गया था। हाय हाय। रोटियां तो खैर आप 7-8 भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में बात फिर भी नहीं आई। नहीं समझ में आ रही तो ना समझ, बस कोई भी चक्कर चला, जल्दी हमारा निकाह पड़वा दे यार। मेरी क्या इतनी बड़ी दाढ़ी नजर आ रही है तुम्हें? मैंने शायद शेरवानी पहनी हुई है, ये शायद काला कुली टोपी है। हाँ, मैं तुम्हें किसी एंगल से इधर तुम्हें काजी नजर आ रहा हूँ मैं, जो तुम्हारी शादी करवाऊंगा? जरा सोच तो यार, मेरे को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। जब भी मेरे को चक्कर आएंगे वो मेरे को ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देगी। हाय हाय हाय, सारा दिन मैं विटामिन की गोलियां खाता रहूंगा, सारा इलाज का खर्चा बच जाएगा। वाह वाह वाह। यार तुम एक लालची इंसान हो, तुम्हें इश्क नहीं हो सकता, तुम सिर्फ अपने फायदे की सोच सकते हो। ऐसी बात नहीं है यार, वो भी मेरे को बहुत पसंद करती है, कहती है तुम जो अंदर से दिखते हो ना, वही तुम बाहर से भी हो, तुम इंसान नहीं हो, शीशा हो शीशा। तुम चाहते क्या? मैं क्या करूँ? सिरदर्द आपा के पास रिश्ता लेकर जाऊँ? अबे इतना मारेंगी गंजा कर देंगी मेरे को। नहीं नहीं, सिद्वत आपा के पास क्यों जा रहा है? जेब से बोलना, वो बात करेगी। सिद्वत आपा उसकी बात को कभी नहीं टालेंगी। बात शुरू की जो। और सूफिया, उसका क्या होगा? सूफिया क्या सोचेगी? तुमने तो मेरे से पहले कहा था तुम्हें कोई लड़की मिलेगी जिससे तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी, अभी मिल गई है चोपिया। इससे तो अच्छा है तू किसी बंदरिया से शादी कर ले, दोनों पेड़ पर आराम से बैठे रहना। ऐसी बातें करता? और ऊपर चल, वो देख तेरी बीवी लटक रही है वहाँ से। चल चल ऊपर चल। क्या कर रहा है? क्या दोबारा एडमिट कराएंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ेबी यहाँ, इसे पहचानो, जहन पे जोर डालो, तुमने चेहरा पहले कहाँ देखा है? मैं तो नहीं जानती कौन है। अच्छा, पहले कहती थी कि मैं सबा के शौहर को खुद तलाश करूंगी, अब तुम्हारे सामने लेटा है और तुम उसे पहचान नहीं रही हो। ये सबा का शौहर है? हाँ। तुम सबा के शौहर हो? तुमने उसका कत्ल किया था ना? कौन है?
ये क्या कह रही हैं? मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने उसे आग में जला के मार डाला था, तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ था। बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? किया था ना तुमने ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता, ये सब झूठ है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है, मर जाना चाहिए तुम्हें। ज़ेबी होश में आओ, तुम क्या कर रही हो? ये बीमार है, तकलीफ में है। तो सब अभी तो तकलीफ में थी, उसका तो किसी ने इलाज नहीं कराया था, उसे कोई अस्पताल नहीं लेके गया था और वो बहुत अजियत में मरी थी। इसका हमारे पास कोई सबूत ये नहीं सबूत है, ये खुद बताएगा इसने क्या किया था। अगर मुझे मालूम होता तुम इस किस्म की हरकतें करोगी, मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ लेके नहीं आती। चलो। तुमसे कहा था ना मिल जाएगा, वो सामने आ जाएगा। वो आ गया है सबा, बीमार है और वो सिसक सिसक के जिंदगी गुजारा है। सब उसके किए की सजा है ज़ेबी, सब। बस वो तुम्हारे कत्ल का इकरार कर लेना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों क्यों करेगा वो इकरार? पूरी जिंदगी उसने ये बात सबसे छुपाई है, पूरी दुनिया को धोखा देता रहा है। वो तुम्हारे कहने से क्यों मान जाएगा? क्योंकि वो बीमार है सबा, वो कमजोर है, वो फारूक नहीं है जो वो पहले था। सितवत और हिना उसका इलाज कर रहे हैं, हमें उसकी जिंदगी चाहिए सबा। ज़ेबी, तुम अपने मसलों को भूलकर एक ऐसी चीज में क्यों उलझ रही हो जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें कोई फायदा नहीं है। वो माने या ना माने से तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर मेरी पड़ेगा? जिंदगी पे महसूस करना चाहती हूँ कि मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर सकती हूँ। हिना की जिंदगी पे असर पड़ेगा, उन सब लड़कियों की जिंदगी पे असर पड़ेगा जो तुम्हारी तरह खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। मुझे पहली मर्तबा पूरा यकीन है कि मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। तो इस बात का कि मंगनी तोड़ने से पहले तुमने मुझे बताया तक नहीं। ईमेल कर सकती थी, फोन कर सकती थी, बात तो कर सकती थी। सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया आमिर। असल में आपकी अम्मी ने शर्त रख दी थी कि अगर ज़ेबी घर वापस ना गई तो वो हमारी मंगनी तोड़ देंगी। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और मैंने अंगूठी उतार कर वापस कर दी। यानी मेरे बारे में ना मेरी अम्मी ने सोचा ना तुमने। तुम लोग भूल गए के दरमियान में मैं भी मौजूद हूँ। इस फैसले से मुझ पे क्या असर पड़ेगा तुम लोगों ने नहीं सोचा। ऐसी बात नहीं है आमिर, लेकिन उस वक्त मेरे सामने सिर्फ मेरी बहन की जिंदगी थी। महमूद भाई ने जो ज़ेबी के साथ सुलूक किया, अगर वो उसके बावजूद भी घर वापस चली जाती तो। क्यों वापस चली जाती? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि मैं उसको वापस जाने पे मजबूर करता? ये मामला हम सबको मिलकर सुलझाना चाहिए था। बात सिर्फ एतमाद की थी। मुझे मालूम है कि गलती मेरी है, लेकिन मुझे इसका एहसास भी है। मैं उसकी सजा भी तो भुगत रही हूँ। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। जरूरी तो नहीं कि अगर ज़ेबी का तजुर्बा एक मर्द के साथ बुरा रहा है तो हर मर्द ही बुरा हो। हर चीज के दो रुख होते हैं, और ये बात तुम नहीं समझ सकते। तुमने कभी मोहब्बत की हो तो तुम्हें पता हो ना, दिलों के टूटने का एहसास हो तुम्हें। मोहब्बत भी की है मैंने और दिलों के टूटने का एहसास भी है मुझे, लेकिन इन दोनों चीजों को जाहिर करना नहीं आया। यही तुम्हारी गलती है कि जिसको जिंदगी में शामिल करने चली थी उसी से जिंदगी छुपाती रही। मैं कमजोर लड़की बनना नहीं चाहती आमिर, लेकिन सच बात यह है कि अगर आप मेरी जिंदगी में वापस ना आते तो जिंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मुझे वापस बुलाया गया है, कोई तो है जिसने एतबार के काबिल समझा मुझे, सारे हालात बताए, वापस आने को कहा। कौन? ज़ेबी। उसने सही वक्त पे एक सही फैसला किया। ज़ेबी ने आपको वापस बुलाया है? लेकिन उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। अब जो हुआ उसे भूल जाओ, हम दोबारा से जिंदगी शुरू करेंगे जहाँ कोई पुरानी गलती ना हो।
अच्छा तुम खून देने आए, बेटा अंदर आ जाओ, जल्दी करो। यहाँ क्या खून खराबी के अलावा कोई बात नहीं हो सकती? इंसान और कुछ देने के लिए नहीं आ सकता है। मसलन क्या क्या लाए हो? क्या चीज है? मरी हुई मुर्गा भी है? झाड़ू? ये आंटी है, फूल है, फूल। माय फुट। देखो अस्पताल बराबर में, वहाँ जाकर रिसेप्शन से कमरे का नंबर पूछना। और लेकिन इस वक्त तो विजिटिंग टाइम भी नहीं है। ओहो खाला जान, मेरे को वहाँ नहीं जाना है। मेरे को ये फूल किसी को देने, वो यहीं कहीं है, इसी छत के नीचे, मेरे आस पास। बकवास बंद करो, मैं इस किस्म के जुमले सुनना पसंद नहीं करती हूँ। अभी ये तुम्हारी झाड़ू लेकर तुम्हारी वो ठुकाई करूंगी, वो ठुकाई करूंगी कि तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा। सब खुदा का ना उम्र की तुमने। अरे आप तो सॉरी, उस दिन बहुत तुम इसे जानती हो? जी, ये वही इनको हम हाशिम समझे थे, इनका खून लेने वाले थे। ये अली के साथ आए। अली के साथ? जी जी। अली भी मेरी समझ नहीं आता किस किस्म के अजूबों के साथ घूमता फिरता है। फूल किसके लिए लाए? इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आज तक किसी ने फूल नहीं दिए। अच्छा खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल खूबसूरत। मेरे ख्याल में है ना, तुम अपनी ऐनक चेक करो, मुझे लगता है तुम्हारा नंबर बढ़ गया है। मैं तो तुम्हें ये राय दूंगी कि तुम कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना शुरू करो। नहीं, ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। इनके चश्मे से तो और रो पड़ता है, इंसान की इज्जत बनती है। इनमें खुशबू नहीं आ रही। ये कागज के बने हुए हैं ना, मैं असली वाले इसलिए लाया कि उसमें मजा नहीं आता है, 2 दिन में मुरझा जाते हैं। इस पे तुम ऐसा करो, हर के गुलाब छिड़क लो या थोड़ा चमेली का तेल। ना मेरे ख्याल में तुम्हारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम चाहना तो जल्दी घर चली जाना, आज रश भी नहीं है। जी सिद्धार्थ। ओ आज खाने में क्या पका हुआ? आप सेबनिसा है? क्यों मिलना चाहती हैं मुझसे? आपकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है। क्या बिगाड़ा था उसने आपका? बताएं क्या बिगाड़ा था उसने आपका? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आपकी वजह से महमूद ने उसे मारा, आपकी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ, आप ही की वजह से हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ने। आपके नहीं, आपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या कह रहे हो? मुझे इन चीजों का नहीं पता था, महमूद ने तो मुझे कुछ नहीं क्यों बताया। बताएंगे वो आपको कुछ? आपके सामने तो एक नेक फरिश्ता बने हुए होंगे ना। देखो प्लीज, मैं जेबी से मिलना चाहती हूँ, उसको बुलाते हैं प्लीज। कोई जरूरत नहीं आपको उससे मिलने, आप प्लीज यहाँ से जाए। मैं ज्यादा टाइम नहीं। जाए आप यहाँ से प्लीज। अली क्या बदतमीजी है? ये कौन सा तरीका है किसी से बात करने का? की वजह इनकी वजह से कुछ नहीं हुआ अली। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम किसी औरत से ऐसे बात कर सकते हो। भी मैं तो। चुप करो और अंदर जाओ अभी फौरन। अली आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अली को पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी बोल देता है। इस तरह के हालात रहे हैं, शायद उसमें उसका यही रिएक्शन होना चाहिए था। आओ बैठो। थैंक यू। मुझे अंदाजा नहीं था कि महमूद मारपीट भी करता होगा। तुम्हारी मिसकैरेज, यही तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। बीवी पर हाथ उठाना तो गिरी हुई हरकत है, कमजोर औरत पर हाथ उठाना। कमजोर औरत नहीं होती, वो मर्द होता है जिस पर हाथ उठाता है अपनी नाकामियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए। यकीन करो, मैंने किसी का घर नहीं तोड़ना चाहा था। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। अगर दीवारें ही कमजोर हो तो घर खुद ब खुद टूट जाते हैं, किसी को तोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। पता नहीं तुम्हें मेरी बात पर एतबार हो या नहीं ज़ेबी, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? अब मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना हर फैसला अब खुद करूंगी, और ये बात मैंने बहुत मुश्किल मार ली तय करके सीखा है। मैं तुमसे
پھر آ سکتی ہوں ملنے؟ ہاں ضرور. علی کی بات کا مائنڈ مت کرنا, اسے میں سمجھا دوں گی, بلکہ میں تم سے ملنے آ جاؤں گی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. دراصل ابھی میں جلدی میں ہوں نا, امی سے گاڑی مانگی تھی, ڈرائیور ہے, پھر آؤں گی. جلدی چلی گئی, چائے بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. پھر آؤں گی, جلدی آ جانا. دیکھو محمود, وکیل اور ڈاکٹر سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. تم مجھے آج تک یہی نہیں بتا سکے کہ تمہیں اپنی بیوی سے شکایت کیا تھی. میری شکایت سے کیا ہوگا؟ طلاق میں نے نہیں مانگی, اس نے مانگی ہے. ٹھیک ہے, طلاق اس نے مانگی ہے, مگر اس نے تم پہ الزامات بھی لگائے ہیں کہ تم اس پہ تشدد کرتے تھے, مارتے تھے, پیٹتے تھے, جس کی وجہ سے اس کا ایک مس کیریج بھی ہو چکا. اب وہ تم جیسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. کیا کہتے ہو تم آخر اس میں؟ اگر یہ سب میں جھٹلا دوں اور کہہ دوں کہ یہ میں نے آج تک اس پہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا تو؟ تم جھٹلا سکتے ہو, مگر جھٹلانے کے لیے کوئی بہت بڑا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اچھا محمود, مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس پڑوس کے لوگوں سے, محلے والوں سے تعلقات کیسے تھے؟ بہت برے. ان کا بس چلے تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں. یار مجھے اپنی بیوی کی کوئی ایسی خاص بات بتاؤ جو میں اس کے خلاف استعمال کر سکوں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پیسے وہ اپنے گھر والوں پہ لٹاتی تھی؟ پیسے چاہیے مجھے موٹر سائیکل کے لیے. تو دفتر والے دینے والے تھے نا. اب نہیں دے رہے وہ مجھے. میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے ایک حل سوچا. اگر تم اپنا زیور بیچ دو, زیور تو بعد میں بھی بن سکتے ہیں نا. مجھے پتا ہے آپ ابھی تک ناراض ہیں. میں ناراض نہیں, پلیز مجھے تنگ نہ کرو. اچھا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا نا محمود. وہ میں امی کے یہاں گئی تھی, میں زیور لے آئی ہوں. اپنی غلطی مان لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے, اس سے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. تمہارے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی تھی؟ کون ہے؟ سوکھی تھی کیا؟ گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے کہ دیر ہو گئی ہے. کیا کرتا, آفس میں پھنس گیا تھا. مسئلے اتنے ہوتے ہیں. کھانا گرم کروں؟ نہیں, کھا کر آیا. دیکھو, اس طرح کے معاملات میں تکلف نہ کیا. اچھا میں ایک کام کروں گی, آپ کے لیے نیا ٹفن لے آؤں گی. کل راحت میں لنچ بنا دیا کروں گی. پتہ نہیں آپ کیا کھاتے ہوں گے سارا دن. کھانے کی فکر نہ کرو, مجھے مسز خان کھلا دیتی. اچھا آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا, کھا لیں. نہیں کھانا. کھا لینا. نہیں کھانا ہے. اچھا کاٹ دیتی ہوں. نہیں, جاؤ یہاں سے, مجھے تنگ نہ کرو. بہت خیال رکھتی تھی میرا. تو یار کیا اسے تم سے محبت نہیں تھی؟ میں کھیر بانٹنے گئی تھی آپ کے واپس آنے کی خوشی میں. شاباش, جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان لوگوں کو تم کھیر بانٹ بانٹ کر بتاؤ. واہ. آپ فکر نہ کریں,
क्यों ना फिक्र कर, यूं औरतों की तरह घर में बैठा रहूं? चले, इसी बहाने आप घर पे तो बैठे, हमें थोड़ा टाइम ही मिल गया साहब। मुझे लगता है कि मेरे साथ तुम्हारी बदुआएं हैं। महमूद, मैं क्यों बदुआ दूंगी आपको? अब मैं गुर्बत से डरने लगा। डरने की क्या बात है, मैं हूं आपके साथ। फिर भी तुम बहुत सी बातों को समझती नहीं हो। आपको क्यों नहीं है एतमाद मुझ पर? आप मुझे अपना दोस्त समझे, मैं दूंगी आपका साथ। नौकरी से जवाब मिल गया है? कोई बात नहीं, परेशान होने की क्या बात है महमूद, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तुम्हें अंदाजा है कितनी बेरोजगारी फैली हुई? अच्छा परेशान मत हो, ऐसा करें 2-3 दिन की छुट्टी ले लें और मैं आपको घुमाऊंगी फिराऊंगी, बहुत मजे कराऊंगी और मेरी तनाई भी दूर हो जाएगी। ऐसा करो, तुम घूमने चले जाओ 1 हफ्ते के लिए मरी अली के साथ। अली के साथ? आपके बगैर क्या फायदा? और वैसे भी यही वक्त है जो हम साथ गुजार सकते हैं, अभी तो पैसे भी हैं, पता नहीं फिर हो ना हो। रोमानी बातें छोड़ो, मुझे खाना दो, भूख लगती है। महमूद, मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आपके साथ आकर हो रही है। मैं इतनी मरतबा अली के साथ बाहर जाती हूँ। मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। यार ये हर लिहाज से एक आइडियल शादी लग रही है। महमूद जाओ यार, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ और समझौते की कोई राह निकालो। वैसे ये बताओ, वो कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं थी? मेरा मकसद है किसी और से मोहब्बत वगैरह। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ही तलाक के मुकदमे में ऐसी बातें होती है। फिर भी इस तरह की नहीं है। देखो महमूद, तलाक के मुकदमे में अपने केस को मजबूत करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत झूठ भी करना पड़ता है। तुम जब तक अपनी बीवी के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहोगे, तुम्हारा केस मजबूत नहीं होगा। यार इतना तो कहो कि वो किसी और को चाहती थी।